बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन हमसे अप्रत्यक्ष ग्रीन हाउस गैसों के बारे में पूछा गया है। जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। ब्रॉडली इसको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम बोलते हैं डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस, दूसरे को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस। जो डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, डायरेक्ट ये वायुमंडल से क्या करती हैं, सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेती हैं और ग्रीन हाउस गैसें उत्सर्जित करती हैं। जो इनडायरेक्ट ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, ये स्वयं तो जीएचजीज बहुत कम जनरेट करती हैं, लेकिन ये जो अन्य जीएचजीज होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, उनकी सांद्रता को या तो ये बढ़ा देती हैं या तो उनके जीवन काल को क्या करती हैं, बढ़ा देती हैं। मतलब कि डायरेक्ट तो कुछ बहुत कम हस्तक्षेप करती हैं, लेकिन जो अन्य ग्रीन हाउस गैसें हैं उनकी सांद्रता को, उनके जीवन काल को, उनके निर्माण की प्रक्रिया को ये क्या करती हैं, इनहेंस कर देती हैं, बढ़ा देती हैं, जिससे ओवरऑल वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता हो जाती है। तो डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैसें वे हैं जो सीधे सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित करके ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करती हैं। जो इनडायरेक्ट ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं वो डायरेक्ट तो नहीं करती हैं, लेकिन जो अन्य ग्रीन हाउस गैसें हैं उनकी सांद्रता को, उनके जीवन काल के, उनके निर्माण की प्रक्रिया को ये इनहेंस कर देती हैं, उत्प्रेरित कर देती हैं, बढ़ा देती हैं, जिससे वायुमंडल में ओवरऑल ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता हो जाती है। तो आपसे यहाँ पे अप्रत्यक्ष ग्रीन हाउस वार्मिंग के कारण पूछे गए हैं। देखिए, अप्रत्यक्ष ग्रीन हाउस वार्मिंग के कारण की तरफ चलेंगे तो पहला तो आप NO को ले लीजिए, ठीक है। सेकेंड ऑन अगर आप देखेंगे तो NO2 को ले लीजिए और थर्ड ऑन है आपका CO, ठीक है। तो ये जो 3 गैसें हैं ये आपकी अप्रत्यक्ष ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं और ये जो गैसें हैं अप्रत्यक्ष ग्रीन हाउस वार्मिंग का कारण बनती हैं। तो BCE इसका राइट विकल्प बनेगा। तो जो प्रत्यक्ष ग्रीन हाउस गैसें होती हैं वो सीधे तौर पर पृथ्वी के वायुमंडल में ऊष्मा को अवशोषित करके ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न कर देती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में आप कार्बन डाइऑक्साइड को देख लीजिए, जो कि जीवाश्म के ईंधन जलने, वनों की कटाई वगैरह से उत्पन्न होता है। CH4 को ले लीजिए भाई, दलदलीय स्थानों से अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली से बनती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड को ले लीजिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड बेसिकली उर्वरक और औद्योगिक गतिविधियों से उत्पन्न होती हैं। फ्लोरिनेटेड गैसें HFC, PFC, SF6 वगैरह ये सब मानव निर्मित गैसें होती हैं, बेसिकली रेफ्रिजरेशन वगैरह की प्रक्रिया में ये उपयोग में आती हैं और उत्पन्न होती है। नेक्स्ट ऑन जल वाष्प है, जो कि सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है, इसका नियंत्रण मानव की गतिविधियों से नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये जो हम पांचों बता रहे हैं, CO2, CH4, N2O, SF6, PFC, HFC एंड H2O, ये सब प्रत्यक्ष ग्रीन हाउस गैसें हैं। हमने जो कैटेगरी आपको बतलाई GHG की, डायरेक्ट बतलाई, मतलब कि एक तो डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैसें होती हैं प्रत्यक्ष, दूसरी इनडायरेक्ट, ठीक है। अब ये जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अलावा कुछ गैसें ऐसी होती हैं जो कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों का रोल निभाती हैं। मतलब कि प्रत्यक्ष ग्रीन हाउस गैसें भी हैं, अप्रत्यक्ष ग्रीन हाउस गैसें भी हैं। इस तरह की गैसें भी देखने को मिलती हैं। फिलहाल अभी देखिए, अप्रत्यक्ष ग्रीन हाउस गैसें वे होती हैं जो स्वयं ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं उत्पन्न करती हैं, लेकिन दूसरे के निर्माण या जीवन काल को प्रभावित करती हैं। जैसे एक तो यही CH4 को ले लीजिए आप, ठीक है। NO को ले लीजिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड को ले लीजिए। NO2 को ले लीजिए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये भी ओजोन के निर्माण में क्या करती है, भाग लेती है। N2O को ले लीजिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जिसको ये भी स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन, मतलब कि जो समताप मंडल में ओजोन लेयर है, ठीक है, उसको नष्ट करने में ये अपना अप्रत्यक्ष रूप से रोल निभाती है। CO हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, जो कि हाइड्रॉक्सिल रेडिकल्स को कम करती है। मीथेन का जीवन काल इससे क्या होता है, बढ़ जाता है। ये भी अप्रत्यक्ष प्रभाव का उदाहरण है, ठीक है। तो कुछ गैसें ऐसी हैं जो डायरेक्टली मतलब कि पृथ्वी के वायुमंडल से उष्मा अवशोषित करके ग्रीन हाउस करती हैं, कुछ तो अप्रत्यक्ष रूप से करती हैं, कुछ बोथ के रूप में काम आती हैं, ठीक है। जैसे प्रत्यक्ष में CO2 हो गई, CH4 हो, N2O हो, HFC, SFC, H2O आपने देखा। इसके अलावा अप्रत्यक्ष में देखिए CO हो गया, NO हो गया, NO2 हो गया, ठीक है। इसके अलावा CH4 को देखेंगे तो ये द्वैध की भूमिका में होता है। ये प्रत्यक्ष भी ग्रीन GHG का उत्पादन करता है, अप्रत्यक्ष भी करता है, ठीक है। N2O को ले लेंगे तो ये भी द्वैध भूमिका में होता है। ये स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन क्षय का कारण बनता है। तो मतलब प्रत्यक्ष भी है और अप्रत्यक्ष भी भूमिका निभाता है। तो जब सवाल बनते हैं, सवाल को आपको थोड़े से इस बातों को ध्यान में रख के मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की तरफ आपको जाना होगा, ठीक है। मोस्ट यहाँ पे जो विकल्प दिए गए हैं उसके अनुसार आपको चूज करना होगा, ठीक है।
अब देखिए अगर CH4 ले लेते तो ABC तो एक विकल्प बन जाता, लेकिन CO भी एक अप्रत्यक्ष गैस है। CO एक अप्रत्यक्ष गैस है, लेकिन CO प्रत्यक्ष गैस नहीं है। और CH4 को अगर लेते तो ये अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों हो जाती है, लेकिन इस तरह का कोई विकल्प यहाँ पे उपलब्ध नहीं होता। अगर ABC को लेते तो CO छूट जाती, तो इसलिए गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की तरफ चलेंगे। BCE इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा।